मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। 26 साल पहले आज ही के दिन मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया। 19 जनवरी 1990 ये वो तारीख है जिसे देश भले ही भूल जाए, लेकिन कश्मीरी पंडित इस तारीख को कभी नहीं भूल सकते। कितने आंसू है, कितनी तकलीफ़ें हैं, अपनों से बिछड़ना है, अपनों को मरते हुए देखना है, और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा भयानक है वो है अपनी मिट्टी और अपने घर से हमेशा के लिए बाहर हो जाना। यह कहानी कोई फिल्मी नहीं है जिसे इतनी आसानी से सुनाया या बताया जा सकता है। ये अपने आप को पीड़ित कहे या बदकिस्मत, इस बात का फैसला कश्मीरी पंडित आज तक नहीं कर सके हैं। 19 जनवरी 1990 तो अंजाम का दिन था, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ यह हम आपको वो सब पूरी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोजरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कश्मीर की खूबसूरती ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह भारत की आज़ादी से पहले की बात है। कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी पंडित कहा जाता है और सभी ब्राह्मण ही माने जाते हैं। कश्मीर में रहने वाले पंडितों की कई श्रेणियां थी, जिनमें से दो मुख्य थे। एक थे बनमासी और दूसरे थे मलमासी। बनमासी उन पंडितों को बोलते थे जो कश्मीर को छोड़कर चले गए थे और बाद में फिर वापस आ गए थे। वहीं दूसरी तरह जिसने कभी भी कश्मीर को नहीं छोड़ा उन्हें मलमासी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पंडित थे जो कश्मीर में सिर्फ व्यवसाय करते थे और उन्हें बहिर पंडित कहा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद कश्मीर में आतंक और अलगाववाद ऐसा सक्रिय हुआ कि इन सभी का नामो निशान ही मिट गया। अब सब कुछ इतिहास बन चुका है। अब जानते हैं कि आज़ादी के बाद क्या हुआ कश्मीर में। भारत के विभाजन के तुरंत बाद ही कश्मीर पर पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ मिलकर आक्रमण किया और बेरहमी से कई दिनों तक कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए। क्योंकि पंडित नेहरू ने भारतीय सेना को आदेश देने में बहुत देर कर दी थी, इस देरी के कारण वहां पाकिस्तान ने कश्मीर के 1/3 जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं उसने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर उसे वहां से बिल्कुल मिटा ही दिया। अब जो भाग रह गया वह अब भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत का एक खंड मात्र है, और जो पाकिस्तान के हिस्से में है उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या गुलाम कश्मीर या पीओके कहा जाता है, जहां से कश्मीरी युवकों को धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है और कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी चलाए जा रहे हैं। 24 अक्टूबर 1947 की बात है। पठान जातियों के कश्मीर पर आक्रमण को पाकिस्तान ने उकसाया, भड़काया और समर्थन दिया। तब कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरीर सिंह ने भारत से मदद का आग्रह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कश्मीर में सबसे बड़ा और लोकप्रिय संगठन था और जिसके अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला थे, उसने भी भारत से रक्षा की अपील की। पहले तो अलगाववादी संगठन ने कश्मीरी पंडितों से केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कहा था, लेकिन जब पंडितों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ भी अत्याचार शुरू हुआ, जो अब तक बदस्तूर जारी है। कहानी जब कश्मीर की है तो इसमें रूस, अमेरिका और अफगानिस्तान क्या कर रहा है, इसकी भी बात है। इसकी बात कहाँ से है? तो ये कहानी तब शुरू हुई जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस के मामले में उंगली करना शुरू किया। यह 1980 से 1990 के बीच का साल चल रहा था। रूस अफगानिस्तान में घुस चुका था। अमेरिका रूस को वहाँ से निकालने की फिराक में था। लिहाजा अमेरिका की हेल्प से अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाया जाने लगा। ये लोग अपनी जान पर खेलकर रूस के सैनिकों को मारना चाहते थे। इसमें सबसे पहले वो लोग शामिल हुआ जो क्रूर, वहशी और अपराधी था। इन सब की ट्रेनिंग पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में होने लगी। जब आसपास के लोगों से इनका संपर्क शुरू हुआ तो इनसे भी वो लोग जुड़ा जो इस तरफ का अपराधी था और कट्टरपंथी और अलगाववाद को समर्थन करता था। इन सब की ट्रेनिंग पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में होने लगी। जब आसपास के लोगों से इनका संपर्क शुरू हुआ तो इनसे वो लोग जुड़ा जो इस तरफ का अपराधी था और कट्टरपंथी अलगाववाद को समर्थन करता था। उस समय पाकिस्तान के शासक हुआ करते थे जनरल जिया। शासकीय पद पर रहते हुए भी जिया वही काम कर रहा था जो ये अपराधी लोग कर रहे थे। इनके क्रूर, कट्टरपंथ और वहशी से भरा जो शासन था, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ की जनता का ही तो हो रहा था। राहत इंदौरी का एक शेर है, आग लगेगी तो कई घर आएंगे जद में, आग लगेगी तो कई घर आएंगे जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। बात भी वही हुई। जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ के अलगाववादी संगठनों ने इस्लाम धर्म का ठेका उठाया। वो कहने लगे कि हम पहले से ही कहते थे कि कश्मीरी काफिर हमारे नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन है, इन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, इसे यहाँ से भगाया जाए। कश्मीर में पंडित कभी भी बहुसंख्यक में नहीं थे।
पर यह जरूर था कि पुलिस और प्रशासन में कश्मीरी पंडित ठीक ठाक की संख्या में थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे। जज, डॉक्टर, कॉलेज के प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट समाज में ऐसे पोस्ट होते हैं जो आसानी से लोगों के निगाहों में आ जाते हैं। अब ये तो जग जाहिर है कि अनपढ़, नासमझ और बुज़दिल लोगों को ऐसे लोगों से जलन ही होती है। समय बीतता गया। अब अलगाववाद अपने क्रूरता के सबसे ऊपरी शिखर पर आ चुका था। जिस जगह में कश्मीरी पंडित सदियों से रह रहे थे, वहाँ उनका घर, कारोबार और नौकरी हुआ करता था। उनको वहाँ से छोड़कर जाने के लिए कहा गया। पहले तो आसपास के लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपके आसपास सब लोग बुरे नहीं होते हैं। लेकिन फिर बाद में कुछ ने तो डर और कुछ अपनी यूनिटी के भावना से बोले कि बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। इसके पीछे का कारण था, बसों में ब्लास्ट होने लगे, यूं ही गोलियां चलने लगी और कभी भी कुछ भी अनहोनी होने लगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडित ही मरते थे, मुसलमान भी मरते थे। लेकिन धर्म की आग इतनी तेज थी कि उनके मरने की आवाज़ को आतंकवादियों और अलगाववादियों ने जमीन के नीचे दफना दिया था। बात जब कश्मीर की हो तो यह कहने में किसी को भी गुरेज नहीं होनी चाहिए कि वहाँ की अलगाववादी ही वहाँ के आतंकवादी है। हर जगह यही धुन थी कि पंडितों को यहाँ से बाहर भेज देना है। समय और थोड़ा आगे आता है जब गुलाम मोहम्मद शाह ने सत्ता को अपने हाथ में लिया। साल चल रहा था 1986। गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन गया। धर्म की राजनीति में एक कदम आगे जाने के लिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। फैसला सुनाया गया कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को तोड़कर भव्य शाह मस्जिद बनवाई जाएगी। लोगों ने वहां पर रैली निकाली कि ये नहीं हो सकता है। जवाब में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने नारा दिया, इस्लाम खतरे में है। इसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मिलकर कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज़्यादा हमले किए गए, जो हिंदू बहुल इलाका था। हमलावरों का जोर इस बात पर रहता था कि प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा हो सके लूट ली जाए। हत्याएं और रेप तो जैसे उनका धर्म ही था। इन हमलाओं का नतीजा यह निकला कि 12 मार्च 1986 को राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को दंगे न रोक पाने की नाकामी के चलते बर्खास्त कर दिया। जाहिर सी बात है, दंगा शुरू करने वाला खुद ही दंगा को क्यों रोकेगा। उसके बाद कश्मीर को सुधरने का एक मौका मिला, लेकिन फायदा नहीं होने दिया गया। साल 1987 में वहां पर आम चुनाव हुए। कट्टरपंथी की इस चुनाव में हार हुई। ये आखिरी मौका था जब वहां के समाज को अच्छे से पटरी पर लाया जा सकता था। वही मौका था जब कुछ ठीक ठाक किया जा सकता था, क्योंकि चुनाव में कट्टरपंथ का हारना इस बात का सबूत है कि जनता अभी भी शांति चाहती थी। लेकिन कट्टरपंथियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और हर बात को इसी से जोड़ दिया कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कश्मीर को भारत से अलग करना। कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की रह गई थी। हिंदू कभी कश्मीर में रहते भी थे, इसका ख्याल अब किसी को नहीं था। कश्मीरी पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया था। 14 सितंबर 1989 वो तारीख है जिसने साफ कर दिया कि पंडितों का अब कश्मीर में कोई भविष्य नहीं है। इस तारीख को भाजपा के टॉप लीडर पंडित टीकालाल टहलू को कई लोगों के सामने बीच चौराहे पर मार दिया गया। हत्यारे पकड़ में नहीं आए, या यूं कहें कि पकड़ने की कोशिश तक नहीं की गई। यह पंडितों को वहां से भगाने को लेकर पहली हत्या थी। इस घटना के सिर्फ 1.5 महीने बाद ही रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या की गई। गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता और अलगाववादी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। गंजू की हत्या के बाद उनकी धर्मपत्नी को किडनैप कर लिया गया, जो बाद में कभी बरामद ही नहीं हो पाई। एक और हत्या हुआ वकील प्रेमनाथ भट्ट का। ये उन लोगों की हत्याएं थी जो समाज के ऊंचे तबके से आते थे और समाज में इनकी बात सुनी जाती थी। इन हत्याओं ने समाज को गूंगा बना दिया था। इसी दौरान साल 1989 में जुलाई से नवंबर के बीच लगभग 70 अपराधियों को जेल से रिहा करवाया गया। इसके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताने वाले फारूक अब्दुल्ला ने कभी नहीं दिया। अलगाववादी और इस्लामिक कट्टरपंथी नारे लगाते थे, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लड़जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। अगर कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। रालियू गालियू या चालियू, इसका मतलब हुआ हमारे साथ मिल जाओ या मरो और भाग जाओ। अब कहानी आती है हाशिए पर। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दे, और अखबार ने जब इस चीज़ को छाप भी दिया तो आप और हम आतंक का बस अंदाजा ही लगा सकते हैं यह कितना फैल चुका था।
एक दूसरा उर्दू अखबार अल सफ़ा ने इसी चीज़ को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहाँ से निकल जाएं, अगर रुक गए तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी आतंकवादियों के साथ मिलकर हिंदुओं के घरों में रेप और हत्याएं को अंजाम देने लगा। वो जोर शोर से लाउड स्पीकर पर कहते थे, पंडितों यहाँ से भाग जाओ, पर अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ। असी गच्छी पाकिस्तान बटो रोअस्त बटनेवसान। कश्मीरी भाषा के इस वाक्य का हिंदी मतलब था, हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ। My dream is to go back home in my homeland. That is my dream. And I think if it is not fulfilled in my lifetime, at least in my children's lifetime it should be fulfilled. Otherwise they have lost their home. They have lost their home, motherland. कि ये कश्मीरी लोगों का हक है। वो अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, शौक से जाए जमहूरी तरीके से। पाकिस्तान के साथ जाना चाहे, शौक से जाए जमहूरी तरीके। लेकिन अगर यही कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इनको ये हक देना चाहिए, अगर जमहूरियत में ये फैसला करें। ये हमारा मौक़िफ़ है। Nobody is really listening to them. And if tomorrow the Pandits took up arms, I wouldn't be surprised. I would probably support that because I think somebody has to hear what they're saying. उसके बाद लगातार रेप, गैंगरेप, लूटपाट और हत्याएं होती रही, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं रहा, लोगों के किस्सों में रह गई, इतिहास बना दिया गया। एक आतंकवादी था जिसका नाम था बिट्टा कराटे। उसने अकेले 20 कश्मीरी पंडितों को गोलियों से छलनी किया था। इस बात को वो बड़े घमंड से सुनाया करता था। 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं मार देता। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इन सारी घटनाओं में सबसे आगे था, एक समय में जिसका मुखिया मकबूल भट्ट हुआ करता था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60,000 परिवार कश्मीर छोड़कर भाग गए। उन्हें आसपास के राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए जगह मिली, लेकिन सिर्फ जान बचाने के लिए सर के ऊपर छत का संघर्ष अभी तक जारी था। अब आता है 19 जनवरी 1990 का दिन। इस दिन सबसे ज़्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था। लगभग 4 लाख लोग अपने घर से बेघर हुए थे। देश भर में फैले ये कश्मीरी हिंदू अपने ही वतन में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर अब दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपना घर मान चुके हैं। इस सब के बीच हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया? विस्थापित परिवारों के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार तरह तरह के पैकेजेस निकालती रहती है। कभी घर देने की बात करते हैं तो कभी रुपया पैसा, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला किसी को। हालांकि मोदी की गवर्नमेंट ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कहां तक पहुंचा इसकी कोई खबर नहीं है। साल 2002 में जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, तब उन्होंने पंडितों को वापस लौटने की अपील की थी। यकीन दिला रहे थे कि वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, लेकिन फिर 23 मार्च 2003 को राजधानी श्रीनगर से करीब 65 किलोमीटर दूर दक्षिणी कश्मीर के नदी मार्ग पुलवामा में 11 परिवारों के कुल 24 लोगों को कतार में खड़ा करके गोलियों से भून डाला गया। ये सारे कश्मीरी पंडित थे। इन लाशों में 11 औरतें भी थीं और 2 बच्चे भी। सबसे छोटा बच्चा तो बस 2 साल का था। हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे जो मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के गालों पर तमाचा मार रहा था। इन्हीं मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती आगे चलकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी। धारा 370 हटने से क्या खोएंगे? मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे, वहां 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। और चलते चलते एक बात बताना जरूरी है कि पिछले 30 सालों में कश्मीर जन्नत से जहन्नुम बन चुका है। फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती मोहम्मद सईद या फिर दोनों की अगली पीढ़ियां, किसी ने भी कश्मीर और कश्मीरी के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर सोचा तो सिर्फ अपने राजनीति के बारे में, अपने और अपने परिवार वालों के बारे में। इन्हीं कुछ राजनेताओं की उदासीनता से थककर नौजवान मिलिटेंट हो गए, जिसका फायदा अलगाववादी और इस्लामिक कट्टरपंथी को हुआ। और यही कारण है कि कश्मीर की सड़कें खून से लाल होती रही। साल 1990 के इस घटना के बाद दिसंबर 1992 का बाबरी विध्वंस हो या फिर जनवरी 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट, इससे 10 साल आगे और बढ़े तो साल 2002 में गोधरा में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को ट्रेन में जलाना और फिर गुजरात का राइट।
धर्म की आग में यह देश इतना झुलस चुका है कि अब तो सब कुछ नॉर्मल जैसा लग रहा है। जिस इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा यह सब शुरू किया गया था, उसका आका पाकिस्तान में कहीं दुबक कर बैठा है। इसीलिए अब समय है कि एक समाज के तौर पर हर वर्ग के लोगों को संवेदनशील होना ही होगा। वर्तमान के केंद्रीय सरकार ने धारा 370 को हटाकर अब जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया है और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक अभी लगभग 20,000 पंडित कश्मीर में रहते हैं। उम्मीद तो यही है कि यह जन्नत फिर से एक बार जन्नत बन जाए। तो ये थी कश्मीर के कश्मीरी पंडित और उन्हें वहां से निकलने की पूरी कहानी। हमारी यह स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को छूना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।